हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज के इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के बारे में बात की, बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में समझा और वेरियस काइंड्स ऑफ डोमेन अप्रोचेज को डिस्कस किया। आज के इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग प्रोडक्ट मॉडल्स एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट मॉडल्स की अगर मैं बात करूं रिटेल बैंकिंग के अंदर, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया जाता है: रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर टिपिकली सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और टर्म या फिर फिक्स्ड अकाउंट को इनकलकेट किया जाता है। अब वाई दीज हैव बीन इनकलकेटेड इन रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब भी एक कस्टमर के द्वारा सेविंग्स अकाउंट को ओपन किया जाएगा या फिर टर्म डिपॉजिट को ओपन अप किया जाएगा, तो बैंक इज लायबल टू पे सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द कस्टमर। मतलब देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ capital from the bank, so these are the liabilities for the bank. नेक्स्ट इज रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर टिपिकली लोन्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, बिकॉज जब भी एक कस्टमर के द्वारा लोन की रीपेमेंट की जाती है तो उस टाइम के ऊपर कस्टमर इज बाउंड टू पे सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक। इट मीन्स देयर विल बी इनफ्लो ऑफ कैपिटल टू द बैंक। दैट इज द रीजन कि लोन्स हैव बीन कंसिडर्ड एज अ एसेट्स फॉर द बैंक। थर्ड कैटेगरी इज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर मेजरली हम लोग जो है वो कंसिडर करते हैं म्यूचुअल फंड्स को या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को। अब ये जो अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, इनको बेसिकली ऑफर किया जाता है टू प्रोवाइड अ वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर्स। इन्हीं तीनों प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो करंट अकाउंट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि विड्रॉल फैसिलिटी इज गिवन टू द कस्टमर्स बट नो इंटरेस्ट इज गिवन टू द कस्टमर्स ऑन देयर करंट अकाउंट्स। सेविंग्स अकाउंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विड्रॉल फैसिलिटी के साथ साथ सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन टू द कस्टमर। फिक्स डिपॉजिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू द कस्टमर बट नो विड्रॉल फैसिलिटी इज अवेलेबल टिल द मेच्योरिटी पीरियड। मतलब अगर किसी कस्टमर के द्वारा 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जा रहा है तो 5 साल से पहले किसी भी तरह का अमाउंट जो है वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता बाय दैट पर्टिकुलर कस्टमर फ्रॉम देयर फिक्स डिपॉजिट्स। अब यहीं पे 2 इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं, स्वीप इन फैसिलिटी और स्वीप आउट फैसिलिटी। स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटीज के अंदर बहुत ही एक थिन सा डिफरेंस है। तो स्वीप इन फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये अलाउ करती है कस्टमर्स को उनके एक्सेस फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट टू देयर फिक्स डिपॉजिट्स। और स्वीप आउट फैसिलिटी के केस में अगर किसी कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट में देयर इज अ डेफिसिट ऑफ अमाउंट, तो जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट वाला अकाउंट है वहां से फंड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है टू देयर सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट। अब इन स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी का रेलेवेंस क्या रहता है? इनकी हेल्प से कस्टमर जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनकर कर सकता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। अब आजकल के इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है फॉर अ रिटेल बैंक। और इस प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट की जाएगी? बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब वैल्यू डिफरेंशिएशन के थ्रू अलग अलग तरह के फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करके कस्टमर के जो सेटिस्फेक्शन है उसको एनहांस किया जा सकता है। अब ये वैल्यू कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? बाय प्रोवाइडिंग एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, मल्टी सिटी चेक्स एंड बिल्ट इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। मल्टी सिटी चेक्स का मतलब क्या है कि जो ऐसे चेक्स जो कि अक्रॉस द बैंक भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट इज रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। मेजरली हम इसमें लोन्स को कंसिडर करते हैं जो कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कार लोन, होम लोन या फिर एजुकेशन लोन। अब लोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। लोन्स एक्चुअल में बैकबोन का काम करते हैं फॉर द बैंक्स। क्यों? क्योंकि लोन्स ऐसे एसेट्स होते हैं बैंक्स के लिए जिनके थ्रू बैंक्स को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रिसीव होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से लोन्स को मार्केट करने में मिनिमम एफर्ट्स लगते हैं एज ए रिटेल बैंकर। अगर हम बात करें, क्यों? क्योंकि
अगर डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए उनको फंड्स की ज़रूरत रहेगी, तो वो बैंक्स को अप्रोच करेंगे फॉर द लोन्स पर्पस। इसके अलावा लोन्स की अगर मैं रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में बात करूं तो यहाँ पे देयर इज लोअर रिस्क एंड एनपीए परसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू लोन्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो कस्टमर बेस है दैट इज वेरी मच डाइवर्सिफाइड विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर या फिर सारे कस्टमर एक ही टाइम के ऊपर जो है वो डिफॉल्ट कर जाएं फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ देयर लोन्स। तो जिस वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की परसेप्शन है दैट इज लोअर इन द केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। मूविंग अहेड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में देखते हैं। तो अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम लोग जो है वो पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं। अब अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिटरी एंड ब्रोकिंग सर्विसेज जिसके अंदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये सभी पार्ट बनते हैं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। अब इनका पर्पस क्या रहता है? एक्चुअली ये ट्विन्स ऑब्जेक्टिव को सर्व करते हैं। पहला कि ये कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, और दूसरा बैंक्स के लिए भी एक फी बेस्ड इनकम जो है वो जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मूविंग अहेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो जब भी फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा उससे पहले वेरियस स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक ने फील किया कि उसके कस्टमर्स को एफडी ओपन करने में जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो बैंक ने सोचा कि व्हाई नॉट टू डेवलप अ चैटबॉट जो कि कस्टमर्स को एफडी ओपन करने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो हेल्प कर सके। तो अब इसके अंदर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले एक मार्केट का सर्वे कंडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को कोरिलेट करते हैं कि मार्केट का सर्वे किया गया कि भाई मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं बाय द बैंक वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एज ए बैंकर ये आइडेंटिफाई किया कि भाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसके थ्रू एफडी को इजीली और सीमलेस वे में ओपन किया जा सके बाय द कस्टमर्स इटसेल्फ। तो उसके बाद टेक्निकल टीम के द्वारा इस चैटबॉट को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर इस प्रोडक्ट को जो है वो पायलट टेस्टिंग के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। उस प्रोडक्ट की फीडबैक ली गई उन कस्टमर्स के द्वारा, और जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत थी उस प्रोडक्ट के अंदर, मतलब इस चैटबॉट के अंदर कुछ भी फीचर्स ऐड ऑन करने की जरूरत थी उनको ऐड ऑन किया गया, और उसके बाद फाइनली मार्केट में इस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर दिया गया। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स जो कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अब इसी डिस्कशन के बेस पे एक क्वेश्चन को आंसर कीजिए अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। आफ्टर विच स्टेप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट वी डू पायलट टेस्टिंग टू सैंपल इनवर्स? Your options are fine tuning the product based on feedback, identifying the needs of consumer, conducting the market survey, and developing the product. So try to answer out this question in your comment box. Last session में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, under which modular structure different process models are available for different products? Your options were horizontally organized model, vertically organized model, predominantly horizontally organized model, या फिर predominantly vertically organized model. So the right answer will be vertically organized model, जिसके अंदर अलग अलग set of informations का यूज किया जाता है for developing various products. So this is all for today's session. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, एज वेल एज यू कैन पुट email on hello@edutab.co.in. So this is all for today's session. Jai Hind.